हाय। आज हम बात करेंगे एक तिब्बतियन योगी के बारे में और एक पोएट और एक महान तांत्रिक जो बहुत पावरफुल थे और उनके पोएम्स जो थे बहुत फेमस थे। उनका नाम है मिलारेपा। आज मिलारेपा के बारे में हम सुनते हैं। आज हम मिलारेपा का स्टोरी सुनते हैं। मिलारेपा जो थे वो बहुत ही संपन्न फैमिली से थे। जब वो छोटे थे तो उनके पिताजी कुछ बीमारी की वजह से गुजर गए, तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी, जो भी एसेट्स था, वो संभालने के लिए चाचा और उनके वाइफ को दिया गया था। लेकिन उन्होंने धोखा देके मिलारेपा को, उसकी छोटी बहन और उनकी जो माँ थी, उन सबको बहुत टॉर्चर किया गया था, बहुत तकलीफ़ दी, उनको नौकरों जैसे ट्रीट किया गया था। उन लोगों ने उसको बहुत साल तक झेला। इतना तकलीफ़, इतना सहन करना पड़ा उनको कि उनके मदर के दिल में एक रिवेंज की भावना ज़्यादा आ गई थी। बदला लेना था उनको और वो वेट कर रही थी मिलारेपा कब बड़ा होंगे। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने उनको कहा, तुम जाओ और ब्लैक मैजिक सीखो और बदला लो इन लोग से। और वही हुआ। मिलारेपा को तकलीफ़ हो रही थी गलत काम करने के लिए, गलत स्टेप लेने के लिए, लेकिन माँ के लिए और अपने जो तकलीफ़ वो झेल रहे थे वो बर्दाश्त से बाहर था। तो उन्होंने फैसला कर लिया कि वो जाएंगे और सीखेंगे। वो सीखने में डेडिकेटेड थे। कुछ भी उनको सीखना हो, कुछ भी उनको चाहिए, वो पाकर ही रहते थे। तो जिस गुरु के पास वो गए थे, उनसे वो बहुत जल्द सीखे। जो भी तंत्र विद्या थे सब सीख गए और उन्होंने ऐसे एक शक्ति पाली जिससे वो ओले बरसा सकते थे, बहुत ही पावरफुल तरीके से। तो जब वो वापस आए, उनके चाचा का बेटे का शादी था और बहुत सारे लोग उस वक्त थे, रिश्तेदारों के अलावा आसपास के लोग भी थे। इन्होंने अपना जादू चलाया और ओले बरसाए। पूरा घर नष्ट हो गया। उसमें जितने लोग आए थे सब गुजर गए और इसके साथ में वहाँ के कुछ बर्ड्स, एनिमल्स, ये सब गुजर गए, सब मारे गए। उस वक्त उनको बहुत खुशी हुई, उससे रिवेंज लिया था, बड़ी खुशी मिल रही थी उनको और उसी में वो रहे। बाद में उनको रियलाइज़ होने लग गया था, उनको पता चलने लग गया कि उनसे गलती हो गई, ये सही नहीं था। जैसे उनको वो रियलाइज़ होने लगा, उनके दिल में बहुत गिल्ट होने लग गया। उनके दिल में ये हो गया था कि मैंने जो गलती की वो तो किया, अब इसे सुधारूं कैसे? जो पाप मैंने किया है, जो बहुत बड़ा है, उसको मैं क्लियर कैसे करूं? उनकी एक जिद थी, कि उन्होंने जो पाप किया है, उनसे जो पाप हुआ है, उसका प्रायश्चित जो करना है, वो जो भी गंदे कर्मा उन्होंने किए हैं उसको क्लींस करना है, उनको प्यूरिफाई करना है और वो इसी जन्म में करना है। वो उसके लिए और जन्म नहीं लेना चाहते थे। एक जिद वो थी कि उनको प्यूरिफाई करना है और दूसरी जिद ये थी कि उनको ज्ञान चाहिए था, वो और ज्ञान लेना चाहते थे, ईश्वर के पाथ में जाना चाहते थे। तो उन्होंने अपने लिए गुरु देखने लगे कि कौन से गुरु उनकी मदद कर सकते हैं, इस पाप से प्यूरिफिकेशन करके उन्हें ज्ञान दे सके, ज्ञान की रोशनी दे सके। तो ऐसे ही वो निकल गए अपनी जर्नी में और इस जर्नी के दौरान क्या हुआ, उन्हें एक गुरु मिला। उनके अंडर बहुत टाइम तक वो रहे,
सीखे, पर वो जो भी सिखाते थे, ये उसको एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाते थे। वो कुछ भी नहीं सीख पा रहे थे। बहुत कोशिश की थी। बाद में गुरु ने उनको कहा कि तुम जाओ और तुम एक बहुत फ़ेमस गुरु है, जो बहुत ही नॉलेजेबल है, उनसे मिलो। उनका नाम था मारपा। मारपा के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकते हैं। और ये निकले मारपा को ढूँढते हुए, और ये मारपा के पास पहुँच गए। जब वो मारपा से मिले, तो उस वक़्त मारपा जो थे, वो हल जोत रहे थे खेत में, बहुत गुस्से में थे। तो ये जाकर अपनी बात रखी। इन्होंने अपनी हर बात बताई कि इन्होंने क्या किया, किस तरह के कर्म उन्होंने किए। उसके बाद में उनको इसे क्लींस करना है और उनको ज्ञान चाहिए। तो मारपा ने बोला, तुम एक काम करो, पहले हल को जोत लो, फिर हम बात करते हैं। मीला रेपा बहुत खुश हुए और उन्होंने सारा काम कर दिया और मारपा के पास आए। मारपा ने सब सुनने के बाद, सोचने के बाद बोले, या तो मैं तुम्हें खाना और रहने की जगह दे सकता हूँ, या फिर मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूँ। मैं दोनों नहीं दे सकता। तुम क्या करना चाहते हो? तो मीला रेपा ने कहा, ठीक है, आप मुझे ज्ञान दीजिए, खाने का प्रबंध मैं कर लूँगा। और उसी वक्त वो निकल गए और उधर जितने भी घर थे, उधर से उन्होंने भिक्षा ली और 1 साल का खाना, अन्न उन्होंने प्रबंध कर दिया। एक गोनी भर के लाए और बर्तन भी ले आए। अब जैसे वो मारपा के घर के सामने आए, तो गोनी बहुत भारी थी, तो उन्होंने उसको ज़ोर से पटक दिया। मारपा ने वो जब देखा, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसा कैसे कर रहे हो? ऐसे गोनी को नीचे नहीं पटकते। ये अन्न है, अन्न का अपमान कर रहे हो तुम। तो वो बोले, ऐसा नहीं है, भारी था गोनी, तो हाथ से छूट गया। तो बोले, नहीं, तुमने अपमान किया है, अब तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा। अब तुम्हें यहाँ का काम करना होगा। जब तक मैं नहीं कहता, तब तक तुम काम करते रहोगे, और सही वक्त आने पे मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। और यही किया। मीला रप्पा वहाँ पे काम करते रहे। बहुत सारा काम था उनको, बहुत बहुत काम देते थे। उनको कहा जाता था, घर बनाओ, बड़े बड़े टावर बनाओ, और ये सारा काम उनको अकेले ही करना है। वो पूरा कंस्ट्रक्शन उन्हें खुद करना है। उसके लिए जो बड़े बड़े पत्थर लगते थे, वो भी उनको बहुत दूर जाके ले आना रहता था। ये सारा काम वो खुद करते थे। उनको बहुत चोटें लगती थी, घाव बहुत गहरा होता था, फिर भी वो करते थे, दिल से करते थे, क्योंकि उनको ज्ञान प्राप्त करना था। लेकिन जब भी वो घर या कोई भी टावर, जो कुछ भी उनको दिया जाता था, जब वो काम करते, आधा तक पहुँचते, तो मारपा आते, कोई ना कोई बहाना करते, कुछ ना कुछ बोलते, कोई ना कोई कमी निकालते और बोलते थे, इसे तोड़ दो, और जो भी तुमने सामान इसमें लगाया है, ये वापस वहीं पे जाके रख दो जहाँ से तुम लाए हो। मीला रेपा को बहुत बुरा लगता था, पर फिर भी वो वैसे करते थे। सब तोड़ते थे, वापस जाके रखते थे। तो नए डिमांड लेके फिर से मारपा बोलते, कुछ और बिल्ड करो, कोई और शेप में बिल्ड करो। यही चलता रहा कई बार। और जब भी उनको घाव लगता था, तो उस घाव को जो मरहम पट्टी करनी रहती थी, वो मारपा के वाइफ करते थे। और जैसे वो घाव को मरहम लगता था, मारपा को पता चलता, तभी भी मीला रेपा को मार पड़ती थी। इसके अलावा मीला रेपा कभी कभी छुप छुप के जाते थे। अब दूसरे शिष्यों के साथ जब
बैठ के मारपा ज्ञान देते रहते थे। चुप चुप के जाके ज्ञान लेने की कोशिश करते थे। वहाँ से भी उठा के बाहर फेंका जाता था, मारा जाता था उनको। उनको बहुत कष्ट दिए। कभी कभी तो टावर बनता था, ऊंचाई से उनको नीचे पटक देते थे। इस तरह की उनको यातना मिलती थी। और यही गुरु जो इतना यातना उनको देते थे, चुपके कहीं कोने में जाके बैठ के रोते थे, क्योंकि वो जानते थे अगर मीला रेपा के साथ इतना कठोर और इतना दर्द वाले यातने नहीं दिए तो उनका जो कर्मा जो उन्होंने किया है वो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि उनको इसी जन्म में उसे क्लियर करना था। ये चलता रहा बहुत वर्षों तक। आखिर में एक वक्त आया और उन्होंने बोला, ठीक है, अब मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। और उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया। ज्ञान देने के बाद में मीला रेपा से कहा गया कि एक बंद कमरे में, जो अंधेरा वाला कमरा रहता है, उधर बैठे और डाकिनी का साधना करें। और वो साधना करने बैठे मंत्र के साथ में। 3 दिन के एकदम कठोर तरीके से उन्होंने साधना की और इतने अच्छे से किया था कि डाकनी जो है वो तीसरे दिन ही आ गई, प्रकट हुई और मीला रेपा से कहा, तुम जाओ मारपा को पूछो, एक ज्ञान बाकी है, तुम तक पहुंचाया नहीं है, जिसकी कमी है, जाओ उसे पालो, तब तुम एनलाइटन हो जाओगे। वो तभी के तभी निकले और गए अपने गुरु के पास मारपा, और उनको कहा कि डाकिनी ने उनको क्या कहा। तो मारपा ने कहा, मेरे पास जितना भी ज्ञान है वो सब तो मैंने तुम्हें दे दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो मैंने नहीं दिया। मगर अगर डाकिनी ऐसे कह रही है तो तुम चलो मेरे साथ मेरे गुरु के पास, उनको इसके जवाब मालूम होगा। इसके बाद मीला रेपा और मारपा मिलकर गए मारपा के गुरु नरोपा के पास, जो इंडिया में रहते थे। उनको जाके ये सारी बातें बता दी। तो नरोपा जो थे बहुत खुश हो गए। वो बोले कि हाँ, एक ज्ञान बाकी है। और वो मारपा को बोले, तुम पढ़ने में बहुत अच्छे थे, तुम सीखने में भी अच्छे थे, पर तुम दृढ़ नहीं थे, और इसीलिए वो एक ज्ञान मैंने नहीं दिया। मुझे एक सही शिष्य की ज़रूरत थी जो दृढ़ता से काम कर सकते हैं, उसी को ही मैं वो ज्ञान बांट सकता था, और वो था मीला रेपा। उन्होंने मीला रेपा को वो ज्ञान दिया और उसके बाद में बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ हुई। मारपा जो मीला रेपा के गुरु थे, इस इंसिडेंट के बाद वो उनके शिष्य बन गए। मीला रेपा इतना हाई लेवल में गए स्पिरिचुअल में कि उनके जो गुरु है वो शिष्य बन गए। इसके बाद भी मीला रेपा ने अपना जो जर्नी था वो कंटिन्यू रखा। वो केव में रहते थे, अपना स्पिरिचुअल वर्क करते थे। 1 या 2 जड़ी बूटी कुछ तो वो खाते थे और उसमें ही रहते थे। उन्होंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया और उनका जो ज्ञान था वो म्यूज़िक के फॉर्म में, सॉन्ग्स के फॉर्म में लोगों तक पहुंचाया। मीला रेपा का स्टोरी जो है आज क्यों शेयर किया, बहुत सी वजह थी। उसमें बहुत सी ऐसी बातें थी जिसे हमें समझना है और हमारी ज़िंदगी में उसको यूज़ करना है। पहली बात तो ये थी कि किसी की भी ज़बरदस्ती करने से कभी भी गलत रास्ते पे जाने की ज़रूरत नहीं।
उनकी मदर ने फोर्स किया था, इसलिए उन्होंने वो स्टेप लिया था। हाँ, वो चाहे तो नहीं भी ले सकते थे, पर मदर के लिए और अपना खुद का पेन जो बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो उन्होंने वो स्टेप लिया। इसमें एक और चीज़ सीखने के लिए है। अगर हमने वो स्टेप ले भी लिया, तो जिस दिन हमने रियलाइज़ किया कि गलत है, हम सही रास्ते जा सकते हैं, जैसे उन्होंने किया। हमने सुना है ना वो कहावत, जब जागो तब सवेरा। ये भी वैसे ही है। उन्होंने ईश्वर का पथ चुना तब जब उन्हें पता चला कि उन्होंने कितना गलत काम किया था। दूसरी बात, मीला रेपा जो थे वो कभी गिव अप नहीं करते थे। कितना भी प्रॉब्लम हो, वो हर काम को करने को तैयार थे। जब वो तंत्र सीखने गए थे, तब भी वो पूरी तरह से डेडिकेटेड थे। पूरा दिल जान लगा के वो सीखे। जब स्पिरिचुअल था, तभी भी उन्होंने उसे ही किया, पूरा डिवोशन के साथ में। उनको जब कष्ट झेलना था, तभी भी वो पीछे नहीं हटे। वो उधर ही डटे रहे और करते रहे। जो भी उनका काम उन्हें दिया गया, वो करते गए, कभी पीछे नहीं हटे। उनको एक ही प्रॉब्लम था, उनको ईगो बहुत था, और वो ईगो को भी नष्ट करना बहुत ज़रूरी था। जो ये यातना सहते वक्त वो भी निकल गया। उनके गुरु ने उस पर बहुत ध्यान दिया था। ईगो नहीं होना चाहिए। ईगो हमारा अच्छा जो भी हम करना चाहते हैं उसे रोक देता है। ईगो ऑफ हो जाना बहुत ज़रूरी है। हमेशा कुछ भी काम करना हो, उसके लिए तैयार रहना चाहिए, डेडिकेट करना चाहिए, डिवोटेड रहना चाहिए। और क्या सीखना है? जब स्पिरिचुअल पाथ में है, यूं ही हमें स्पिरिचुअल लाइन में हम आते नहीं हैं, ना हमें ज्ञान मिलता है। शुद्धिकरण होना ज़रूरी है, जैसे उनका शुद्धिकरण होना ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी है। हमारा जो बॉडी है वो प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में जाना ज़रूरी है। प्योर होना पड़ता है, वेसल बनना पड़ता है, और उसके लिए हमारे बॉडी को एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक ग्लास है, उसमें पहले से ही थोड़ा पानी है, तो उसमें कितना पानी जाएगा? कम पानी जाएगा। तो ग्लास फुल कितना होगा? आधा ही होगा। तो उस ग्लास को पहले खाली करना पड़ेगा, उसमें जो पानी है उसको निकालना पड़ेगा, तब जाके उसमें हम पूरा नया पानी भर सकते हैं। उसी तरह से हमारे अंदर जो भी अनहील्ड वर्जन है, जो भी नेगेटिविटी है, उसको निकालना है। जब वो पूरा निकल जाएगा तो बॉडी बन जाएगा खाली, एम्प्टी वेसल बनेगा। तब उसमें आएगा नई चीज़ें, ज्ञान। उसमें जो भी आएगा उसी से ही हमारा ग्रोथ होता है। प्यूरिफिकेशन वही है, खाली करना और नया कुछ भरना। और क्या नया भर रहे हैं उसमें हम नॉलेज। नॉलेज क्या है? लाइट। एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जो हमारे आसपास होता है। मैंने देखा है, मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रही हूँ, पर इसको समझना बहुत ज़रूरी है डीप में। तो आपको जो फेक है और रियलिटी है, इसका डिफरेंस समझ में आएगा। हमारे आसपास में देखा है लोगों में देवी आती है या कोई भी ईश्वर आते हैं बोलते हैं। अगर वो रियल में आता है तो उसका प्रोसीजर में उन लोग क्या करते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक्चुअल में ऐसा आना डिफ़िकल्ट है,
क्योंकि अगर आ भी गया, उसके पीछे का स्ट्रॉन्ग रीजंस को समझना चाहिए। ये जो डिवाइन का आना रहता है वो कुंडलिनी अवेकनिंग से कनेक्टेड रहता है, क्योंकि डिवाइन का आना क्या होता है, लाइट है, और लाइट इतना पावर में बॉडी में नहीं आता। बॉडी होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है तो ही वो लेता है, और लाइट ऐसे किसी के बॉडी में नहीं आता। प्यूरिफिकेशन किया हुआ बॉडी, एम्प्टी वेसल के अंदर ही लाइट आता है। यानी कि आप हील्ड हो तो आपके बॉडी में वो लाइट एंटर करता है। आप हीलिंग की जर्नी में हैं तभी वो लाइट एंटर करता है। तो वो इतना मैसिव लेवल में नहीं होता है जिस तरह से दिखता है, धीरे धीरे होता है। कुंडलिनी अवेकनिंग धीरे धीरे प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस होता है। हाँ, आपको फिजिकल कुछ इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि कोई शॉक या करंट जैसा, ऐसे कुछ तो डिफरेंट वाइब्रेशंस आपको फील होंगे, कुछ तो डिफरेंस आपको फील होगा। उसके अलावा क्या होता है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम को आपके लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, और क्या होता है उसमें आपको वो सोल्यूशन पहले दे देते हैं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, या वो प्रॉब्लम को आप कैसे भी सॉल्व करके एक बैलेंस लेवल में आने लगते हैं। जब आप बैलेंस होते तब भी आपको एक नॉलेज आ सकता है, कोई भी वे से आ सकता है। यहाँ उस प्रोसीजर का मतलब क्या है, जब आपका कुंडलिनी राइज होता है तब आपको एक चैलेंज होता है, आपको एक टेस्ट पे डाला जाता है कि आपसे कुछ तो छीना जाता है या आपको कोई प्रॉब्लम मिल जाता है। ऐसा रहता है जैसे कि कोई जार के अंदर मिल्क शेक बनाएंगे तो कैसे सब हम लोग ग्राइंडर में डालते हैं और ऑन करते तो टर्बुलेंस शुरू हो जाता है। हमारी ज़िंदगी वो टर्बुलेंस की तरह हो जाती है उस वक्त में। एंड जब वो ग्राइंडर बंद करते तो क्या होता है, सेटल डाउन होता है। यानी कि वो टर्बुलेंस का प्रॉब्लम जो रहता है उसको हम लोग सॉल्व करके बैलेंस में आ जाते हैं। हम जब बैलेंस हो जाते हैं, हमारे पास वो नॉलेज भी आ जाता है उस पर्टिकुलर उस टाइम के उस अवेकनिंग के लिए, उस कुंडली राइजिंग से कनेक्टेड जो होता है उस वक्त आपको एक नॉलेज मिलता है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है, थोड़ा 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 करके राइज होता है, नॉलेज गेन करते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं हम उसे फेस करते हैं, हम बैलेंस में आ जाते हैं। ये होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जब हम लोग फोर्सफुली करते हैं, कोई लोगों को देखा है फोर्सफुली हम लोग करते हैं, एनर्जी राइज होती है, होता है, एनर्जी राइज होता है, लेकिन क्या उस वक्त उनकी वो जो चैलेंज आती है उन लोग उसको ठीक से सॉल्व कर पाते हैं, बैलेंस कर पाते हैं? क्या उनकी बॉडी हील्ड रहता है, लाइट एंटर होती है, उन लोग कुछ गेन करते हैं नॉलेज? ये क्वेश्चन रहता है, क्योंकि कुंडलिनी राइजिंग में यही स्टेप प्रोसीजर्स होता है। क्योंकि आगे आगे जितना आप आगे जाते हैं आपको शायद साइकिक एबिलिटीज बढ़ जाती है, आपका थर्ड आई ओपन हो सकता है, आप कुछ भी देख सकते हैं जो आपको, अगर आप बैलेंस में नहीं है तो आप टेरिफाइड हो सकते हैं, आपका मेंटल बैलेंस हिल सकता है, डर सकते हैं हम। तो धीरे धीरे स्टेप से होता है ये। मुझे याद है मेरे एक फ्रेंड ने एक बात बताई थी, वो मेडिटेशन सेंटर में जाता था। मेडिटेशन के सेंटर में सब वहाँ जाके धीरे धीरे मेडिटेशन के एक एक स्टेप बाय स्टेप स्लो प्रोसेसेस में सीखते थे। लेकिन एक बंदा वहाँ आया और उसने बोला कि उसने अपना थर्ड आई ओपन करना उसने सीख लिया, कोई शॉर्टकट मेथड उसने अपनाया था और उसका थर्ड आई ओपन हुआ, और वो चीज़ वो अपने गुरु के साथ वहाँ जो थे उनके साथ शेयर किया, और उसने वो किया। लेकिन उसने जब वो किया उस पर्टिकुलर थोड़ा टाइम के बाद वो चीखने चिल्लाना शुरू कर दिया। वो बहुत ज़्यादा डर गया क्योंकि उससे कुछ ऐसा विजन्स दिख रहे थे जिसके लिए वो तैयार नहीं था।
उसके गुरु ने उसको सेटल किया, लेकिन उसको बैलेंस में, मेंटल जो है उसका बैलेंस में लाने में, उसको खुद को स्टेबल होने में काफ़ी वक्त लग गया। पागल जैसे हो गया था वो, क्योंकि वो उसके लिए तैयार नहीं था। कुंडलिनी अवेकनिंग भी ऐसे ही है, धीरे धीरे ही होता है। जबरदस्ती का करना डेंजरस है और आपको उसका बेनिफिट भी नहीं मिलता। ये जो प्रोसीजर है डिवाइन के डिसीजन के साथ जाए तो सही है। वो जानते हैं आपको कितना, कब और कैसे देना है, बस आपको वो फॉलो करना है, उसको समझना है। स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो स्लो प्रोसेस है, समझे। तो प्यूरिफिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मीला रेपा ने वही दिखाया है कितना इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कितना तकलीफ उठाया एनलाइटनमेंट में जाने के लिए। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, जब वो स्पिरिचुअल में गए तो उनका जो सर्वाइवल जो था वो कुछ जड़ी बूटियों पे रहे थे। एक वक्त कुछ लेते थे वो सूप के फॉर्म में, और कुछ नहीं लेते थे। और जब वो कंज्यूम करते थे, पर्टिकुलर एक हर्ब था, उसका वो सूप बना के पीते थे, तो वो कंटिन्यूसली वही लेते थे और एक ही बार लेते थे दिन में। तो वही था उनका इंटेक, जिसकी वजह से बोलते हैं उनका बॉडी थोड़ा ग्रीनिश भी हो गया था, वो हर्ब की वजह से। उन्होंने सारे फियर्स उसको उसके ऊपर विजय पा लिया था। वो अपने अंदर डीप डीप कनेक्ट हुए थे। ये सारे चीज़ें हमें ये समझाते हैं कि ये सारे प्रोसीजर हमें भी करना है, खुद के साथ कनेक्ट होना। स्पिरिचुअलिटी बहुत सिंपल है उनके हिसाब से, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाया जाए तो सभी को समझे, ये वो मानते हैं। मैं भी यही मानती हूँ। हाई लेवल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ सरल समझ में आए वही सही है। ईश्वर को जानना है, कठिन शब्दों को इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। हर्ब्स की बात हुई, इनटेक में भी डिफरेंस होता है। मैं कह सकती हूँ, मैं ये हीलिंग जर्नी में रह के काफ़ी टाइम हो चुका है। पहले पहले हम 3-4 बार का फूड इनटेक होता था, लेकिन धीरे धीरे करके वो 2 में हो गया। 2023 से मैं बोल सकती हूँ मेरा इनटेक कम हो गया। कभी 2 बार खाती हूँ, कभी 1 बार, ऐसा ही चल रहा है। और बीच में तो कुछ भी नहीं खाया था। तो ये चलता ही रहता है और कुछ अलग या अजीब लगता ही नहीं, क्योंकि भूख लगती ही नहीं है। जब भूख लगती है तब खाते हैं। अभी भी कुछ दिनों में मैं सिर्फ एक वक्त ही खाना खाती हूँ। हाँ, अच्छे से खाती हूँ, लेकिन एक वक्त ही खाती हूँ। और अभी तो बिल्कुल भी स्पाइस नहीं खा सकती, बहुत फीका खाती हूँ, बहुत ही लाइट फूड, नो स्पाइस। ये शिफ्ट आता है फूड में, क्योंकि पर्जिंग होती है, रिलीजिंग होती है, ये चलता रहता है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव एंड लाइट, टेक केयर।